नमस्कार, उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में सचिवालय में तकनीकी शिक्षा विभाग एवं एजुकेशनल के माध्यम से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। उत्तराखंड सरकार एवं एजुकेशनल द्वारा संयुक्त रूप से सभी राज्य के पॉलिटेक्निक में ऑनलाइन माध्यम से युवाओं को विश्व स्तरीय टेक्निकल सिस्टम उपलब्ध करवाएंगे। इसके माध्यम से मल्टीनेशनल कंपनियों के एकेडमिक प्रोग्राम तथा छात्र छात्राओं की पहुंच संभव होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बच्चों के साथ ही प्रशिक्षक को भी लगातार अपग्रेड किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इसका लगातार मूल्यांकन और अश्रवण किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त की है। इसमें छात्र छात्राओं को इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप कोर्सेज करवाए जाएंगे और बच्चे इससे कितना ग्रहण कर पा रहे हैं, इस पर भी फोकस किया जाना चाहिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी एवं मुख्यमंत्री के IT सलाहकार रविंद्र दत्त पाटिल भी उपस्थित थे। 21 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज देहरादून स्थित विधानसभा भवन के सभा मंडप में निरीक्षण किया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने परिसर के भीतर प्रकाश पंत भवन में कक्ष संख्या 107 का भी निरीक्षण किया, जिसमें सत्र के दौरान 30 विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने आज कोरोना संक्रमण के चलते सभा मंडप के अवक्ष सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अग्रवाल ने कहा है कि विधानसभा सत्र के लिए सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के प्रारंभ से बचने के लिए सभी प्रकार से तैयारियां की जा रही हैं। सदन में इस प्रकार से विधायक अपनी बात रख सकेंगे, ऐसी व्यवस्था सभा मंडप एवं कक्ष संख्या 107 में बनाई जा रही है। कोई भी संदेह अपनी बात रखने में से वंचित नहीं रहेगा। देखिए 21, 22, 23 दिसंबर को जो हमारा विधानसभा सत्र हो रहा है और चूंकि आप सब जानते हैं जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी का अभी भी वो काल चल रहा है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार से पिछला जो हमारा सत्र गया 23 सितंबर का, लगभग उसी तरह से हमने अपनी व्यवस्थाएं दोबारा करने का निर्णय लिया है। जिस जगह हम खड़े हैं 107 नंबर, पिछली बार यहाँ पे कुछ माननीय विधायकों को बैठने की व्यवस्था हमने की थी, लेकिन आप समझिए कि हमने इस प्रकार से रखा है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी हमारे माननीय विधायकों के बीच में रहे और पूरी तरह से जो SOP जारी है MHA की या जो भी हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसके अनुरूप हम लोग ये कार्यक्रम को ठीक से संपन्न कर सकें। जो हम लोगों ने अभी तक बातचीत और निर्णय लिया है, 29 माननीय विधायक तो सभा मंडप में बैठेंगे, 11 माननीय विधायक जो सामने की 3 दीर्घाएं हैं उसमें बैठेंगे और 30 माननीय विधायक इस कक्ष में बैठे, यानी 70 लोगों के बैठने की पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने व्यवस्था की है। किसानों तक अपनी नाराजगी किसान अपनी बात पहुंचाने के लिए बीजेपी के शीर्षक नेतृत्व की ओर से सभी नेताओं को अपने अपने क्षेत्र के पत्रकार वार्ता कर कृषि कानून के प्रावधानों को जनता के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद कई संस्थानों पर बीजेपी नेता प्रेस वार्ता कर सरकार का पक्ष रख रहे हैं। हरिद्वार के सांसद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने भी हरिद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की। जगतीजापुर स्थित बीजेपी जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर निशांक ने कृषि कानून संबंधी कई प्रावधानों का जिक्र किया है और कृषि कानूनों को पूरी तरह किसानों के हित में बताया। डॉक्टर निशांक ने कहा है कि विपक्ष दल अपने राजनीतिक लाभ के लिए किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी 2019 के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में इन्हीं कृषि प्रावधानों का जिक्र किया था, लेकिन अब कांग्रेस किसानों और जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस को किसान से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नए कृषि कानून के तहत मंडी और MSP को समाप्त नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कानून किसानों को और भी सशक्त बनाने के लिए लिया गया है। ना तो MSP को खत्म किया जा रहा है, न मंडियों को खत्म किया जा रहा है, बल्कि जो किसान मकर जाल में फंसा हुआ था और वो अपनी उपज को अच्छे तरीके से बाहर नहीं बेच सकता था, उसके लिए अब छूट है कि यदि उसको मंडी से ज़्यादा कहीं मिलता है तो मंडी तो उसके लिए है ही है, लेकिन उसको ये भी छूट होगी कि वो अपने फसल की अच्छी उपज, अच्छे दाम वो कहीं से यदि उसको मिलती है तो कर सकता है और वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपने घर में भी बैठ करके, अपने ही राज्य में नहीं,
बल्कि अन्य राज्यों में भी यदि वो विस्तार कर सकता है, अच्छी उपज दे सकता है, तो उसके लिए किसानों के साथ जब हम बात करते हैं तो किसान तो खुश है। अधिकांश किसान, मैंने अभी उदाहरण दे दिया ना, मैं इस उत्तराखंड में 8 लाख किसान है, लेकिन आप बताइए कि कितने लोग इसका विरोध कर रहे होंगे। तो यदि 5, 7, 10 200 लोग, 100 लोग यदि कर रहे हैं, उनको भी समझाएंगे। सर, क्या ये करेंगे जो आंदोलन कर रहे हैं इस ठंड की रात में वहाँ दिल्ली में, इन किसानों से अब क्या एक अपील करेंगे? अपील ये करेंगे कि उन जो एक्ट हैं उनको जरूर पढ़ें, और ये जो कांग्रेस सहित ये दल जो दोगले चरित्र के हैं, इनमें वो गुमराह होने की कोशिश न करें। मोदी जी किसानों के हितैषी रहे हैं। संसद में कांग्रेस ने जिस तरीके से अपने घोषणा पत्र में इन कानूनों के बारे में बोला था, अपने घोषणा पत्र में 2019 का घोषणा पत्र यदि कांग्रेस का आप देखेंगे तो उस कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही है जो कानून हमने तैयार किया। अब कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड सरकार जारी वित्तीय वर्ष में राजस्व और पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए 4096 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट लाएगी। सोमवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई प्रेस मंत्रिमंडल की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव पर मोहर लगी। प्रदेश सरकार 21 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी। सोमवार शाम को शुरू हुई कैबिनेट बैठक में केवल 4 प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इनमें वित्त विभाग की ओर से अनुपूरक अनुदान मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कैबिनेट में चर्चा के बाद प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखने का अनुमोदन किया दिया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री को प्रस्ताव में संशोधन को अधिकृत किया। करीब 4096 करोड़ रुपए के अनुपूरक प्रस्ताव में 2068 करोड़ का राजस्व खाते में 2028 करोड़ का पूंजीगत खाते में प्रावधान किया गया है। चार इशू आए हैं, उन चारों पर चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया है। उसमें से प्रमुख रूप से जो परसों की कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया था कि जो पीजी करने जाएंगे उनकी बैंक गारंटी थी वो समाप्त कर दी गई। कोई बैंक गारंटी उनसे नहीं ली जाएगी। पीजी डॉक्टर जो हो जाएगा उनसे बॉन्ड भरा जाएगा, बैंक गारंटी नहीं ली जाएगी। इसी प्रकार से परसों हमने जो 50 लाख किया था ना, 1 करोड़ से 50 लाख करा था, वो फिर वो खत्म। अब जीरो, अब कुछ नहीं है। जिस प्रकार से वन टाइम जो हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सों की भर्ती के लिए उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा का जो हमारा बोर्ड था उसकी जगह चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की बजाय उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद से भर्ती का निर्णय लिया था। जो हमारे शिक्षा विभाग के मेडिकल कॉलेजों के जो नर्सिंग संवर्ग है, एक टाइम साथ साथ उनका भी उसी में जोड़ के भर्ती कर ली जाएगी। कोटद्वार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण के लिए एक कंपनी को 20 करोड़ रुपए के भुगतान पर सवाल उठ रहे हैं। ये मामला करोड़ रुपए के कथित घोटाले को लेकर चर्चा में आए उत्तराखंड भवन और अन्य शनिवार कर्मकरण बोर्ड में जुड़ा हुआ है। वहीं पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए श्री मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसी को 20 करोड़ की पहली किस्त दी गई, जिसमें मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, श्रम सचिव के अनुमोदन के शासनदेह के बाद ही कार्यदायी संस्था को 20 करोड़ की पहली धनराशि दी गई है और सभी काम नियम अनुसार हुए। बताते चले कि विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। जी से अनुमोदन लेने के बाद उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री प्रकाश पंत जी से अनुमोदन लेने के बाद श्रम सचिव के द्वारा कार्यदायी संस्था का शासनादेश जारी करने के बाद श्रम सचिव के द्वारा 50 करोड़ रुपए के लिए एसआई और बीओसीडब्ल्यू को निर्देश देने के बाद, शासनादेश के बाद ही बीओसीडब्ल्यू और एसआई के हमारे अधिकारियों ने, जो भारत सरकार की सरकारी एजेंसी है जिसको मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कार्यदायी संस्था नामित किया गया इस कॉलेज और इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए, उसको 20 करोड़ रुपए पहली किस्त दी गई। और क्योंकि इसमें गलत इसलिए नहीं है कि उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार के एक एजेंसी को पैसे दिया, एक सरकार से सरकार के जेब में पैसा गया
और एक उद्देश्य के लिए गया, कोई व्यक्तिगत किसी उद्देश्य में नहीं गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट टाइगर सफारी उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की पाखरो रेंज में बनने जा रहे प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा है कि करीब 150 करोड़ की लागत से बनने वाले देश की इस पहली टाइगर सफारी के बनने से क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। टाइगर सफारी में 2 बाड़ों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें बाघों को देखने के लिए देश विदेश से पशु प्रेमी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि टाइगर सफारी का निर्माण कोटाद्वार क्षेत्र में विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। वन मंत्री ने कहा है कि इसके प्रारंभिक बजट की व्यवस्था टाइगर फाउंडेशन से की गई है। इसके तहत बहुउद्देशीय भवन और म्यूजियम तो बनेगा ही, साथ साथ झील का निर्माण भी किया जाएगा। देश के अंदर टाइगर रिजर्व में पाखरो कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये पहली टाइगर सफारी है जो टाइगर रिजर्व में बनने जा रही है। ये 106 हेक्टेयर में बनेगी और इससे केवल उत्तराखंड को नहीं पूरे देश को लाभ होगा, क्योंकि पूरे दुनिया के जीव जंतु प्रेमी कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर देखने के लिए पाखरो आएंगे और इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, उत्तराखंड के रोजगार के सृजन में बहुत बड़ा एक छलांग हम सोचते हैं इस टाइगर सफारी के खुलने के बाद लगेगी। जहां तक कंडीमार का सवाल है, क्योंकि ये पहले ही ये टाइगर सफारी ऐसी जगह बन रही है जहां पहले से ही पीडब्ल्यूडी के पास सड़क ट्रांसफर हो चुकी है पाखरो तक, पाखरो से पहले बन रही है और ये वहां तक पीडब्ल्यूडी को पहले ही ये सड़क पक्की सड़क है पाखरो तक। इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई ये सोचे भ्रम रहे कि साहब टाइगर सफारी बनने के बाद शायद कंडीमार को जीव जंतुओं के, वाइल्ड लाइफ के कारण परमिशन नहीं मिल पाएगी, तो ये भ्रांति है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इन दिनों सत्ता पक्ष के निशाने के साथ विपक्ष की निशाने पर भी हैं। विपक्ष जहां हरक सिंह रावत पर कर्माकर करयान बोर्ड में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के विधायक दिलीप सिंह रावत ने टाइगर सफारी कंडी मार्ग निर्माण को असंभव बताया, जिसको लेकर सियासी हमलों के भंवर में हरक सिंह रावत इन दिनों फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों के द्वारा हरक सिंह रावत को सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा टारगेट किए जाने का सवाल किया गया, तो हरक सिंह रावत ने कहा कि वह महाभारत के अभिमन्यु नहीं है जो उन्हें आखिरी दरवाजे पर मारा जाए। हरक सिंह रावत के बयान से साफ है कि कोई उन्हें कितना भी घेर ले, वह घेरने वाले नहीं हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस राज्य महासचिव हरीश रावत ने कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि अगले साल हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ के लिए राज्य सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। उन्होंने कहा है कि सरकार कोरोना का बहाना बनाकर कुंभ के आयोजन कोरोना से बच रही है। उन्होंने कहा है कि महाकुंभ से 1 महीना पहले सभी निर्माण कार्य पूरे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार ने अब कुंभ कार्य की तिथि को आगे बढ़ा दिया है, जिससे साफ है कि सरकार कुंभ के आयोजन से बचना चाहती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार कुंभ के साथ अन्याय कर रही है। इसके लिए ना तो देश की जनता और साधु संत सरकार को माफ नहीं करेंगे। राज्य सरकार ने अब कुंभ कार्यों को पूरा करने की तिथि बढ़ा दी है। कहा है कि जनवरी के आखिर तक। जब काम होते तब तो तिथि बढ़ाने का कोई फायदा भी था। काम तो बताओ क्या है जिनको करने में इतनी देर लगा दिया आपने। आप कुंभ करना नहीं चाहते थे, ये काम 1 महीने पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, और ताकि कुंभ के समय तक शहर चाक चौबंद नजर आता। लेकिन आप तो पहले ही मान करके चले थे कि कुंभ को खाली सिंबॉलिक तरीके से करना है, और इसीलिए आप कोरोना शरणम गच्छामि हो गए और कोरोना का बहाना लेकर और हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानित अखाड़ों, संत महात्माओं का से परामर्श का बहाना लेकर आपने ये जो कुंभ के साथ अन्याय किया है, हमारे महात्मा पुरुष भी, हमारे अखाड़े भी आपको माफ नहीं करें।
महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने शक्ति एक्ट के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है, जिस ड्राफ्ट में बलात्कार पर दोषी पाए जाने वाले को मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस अधिनियम में विशेष अदालतों और 15 दिन के चार्जशीट दाखिल करने का प्रावधान है और 30 दिनों में ट्रायल होगा। वहीं विश्व हिंदू परिषद की फायरब्रांड नेता साध्वी प्राची ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए। बलात्कारियों के लिए न सुनवाई होनी चाहिए और न ही अपील होनी चाहिए, इसका तुरंत फैसला होना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ अन्य राज्यों से भी बलात्कारियों के खिलाफ ऐसे ही कानून बनाने की बात कही। महाराष्ट्र की धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है और जो ये इस तरह का कानून महाराष्ट्र की सरकार लाई है, मैं धन्यवाद देती हूँ और बधाई की पात्र है। हिंदुस्तान के अंदर कड़े कड़ा कानून बनना चाहिए, ना बलात्कारियों के लिए अपील होनी चाहिए, ना सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत ठुकाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने ये कार्य किया, बहुत सराहनीय कदम है। मैं इसकी भरसक प्रशंसा करती हूँ। अति सराहनीय कार्य किया है। केंद्र सरकार को तुरंत इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए। हाँ, सभी सरकारों को बनाना चाहिए भाई। नन्ही नन्ही बच्चियां हवस की शिकार बनती जा रही है। वैसे बेटियां हिंदुस्तान के अंदर कम है। ये उत्तर प्रदेश को भी पहल करनी चाहिए, उत्तराखंड को भी, राजस्थान को, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को, सबको इस पर जल्दी से जल्दी कड़े से कड़ा कानून लाना चाहिए। जो महाराष्ट्र की सरकार कानून लेकर के आई है वो बहुत अच्छा कानून है। इसीलिए बलात्कारियों को जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत फांसी मिलनी चाहिए। अपराधियों पर, क्योंकि कानून का जब कड़े से कड़े कानून का शिकंजा कसा जाएगा तो अपराधी अपराध करने के लिए सोचने पर मजबूर होगा। इसलिए इस तरह के कड़े से कड़े कानून बने। और दूसरा, हिंदुस्तान की माए भी अपने बच्चों को संस्कारित करें। वो भी किसी न किसी के बेटे हैं जो इस तरह के कुकर्मी होते हैं। देहरादून में पिछले काफी समय से स्मार्ट सिटी का कार्य जोरों पर है। स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य के संबंध में देहरादून के मेयर ने सुनील उनियाल गामा व्यापारियों के साथ बैठक की और स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य को सहयोग देने की बात रखी। इस अवसर पर मेयर सुनील गामा ने बताया है कि पलटन बाजार देहरादून में स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, जिसमें व्यापारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका समाधान आपस में बैठकर ही निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि स्मार्ट सिटी का काम अब बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और इसके लिए कुछ दुकानों को बंद करना पड़ेगा। मेयर ने कहा है कि सभी व्यापारियों के साथ बैठकर निर्णय लिया गया, तब 10 दुकानें बंद करके कार्य किया जाएगा और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि 6 दिन के अंदर कार्य पूरा किया जाए। वहीं व्यापारी नेता पंकज मसोना का कहना है कि नगर निगम के पहले से ही मन बना रखा है कि किसी तारीख से स्मार्ट सिटी का कार्य किया जाए। व्यापारियों के साथ बैठक की गई वह मात्र औपचारिकता थी, जिसमें उन्होंने केवल अपना फैसला बनाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा है कि यदि 6 दिन के अंदर कार्य पूरा नहीं किया गया तो 7वें दिन हम स्मार्ट सिटी का कार्य नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें आंदोलन क्यों न करना पड़े। स्मार्ट सिटी के कार्य को लेकर के देखो, मैं बताऊं, नगर निगम ने मन तो पहले से ही बना रखा है। अब ये व्यापारी के साथ जो मुझे लगता है जो मीटिंग करेगी वो मात्र औपचारिकता थी, जिसमें उन्होंने हमें सिर्फ बताने के लिए बुलाया था कि कल से हम कार्य चालू कर रहे हैं। अब इस विषय पे अगर व्यापारियों को बुलाया गया था तो उनसे सहमति लेकर के, जिस तरीके से व्यापारी बता रहे थे कि 15 जनवरी से काम चालू हो, क्योंकि वुलन का सीजन है, इस समय सर्दियों का समय है, सबने माल खरीद रखा, सब चीज़ें हैं, तो उस सब चीज़ों को देखते हुए इन्हें 15 दिन का समय या 20 दिन का समय जो व्यापारी मांग रहा था उसे देना चाहिए था, जिससे कि व्यापारी अपना जो सामान मंगा रखा है वुलन का वो बेच सके। और जो दिक्कत उन्हें अभी अतिक्रमण टूटा है, आपने देखा है पीछे दीपावली पे, मेन उस समय का समय था वो जिस समय आपका पीक सीजन होता है और हर आदमी 2 पैसे कमाने के लिए बैठा रहता है उस समय की हर दिवाली आएगी और इंतजार भी रहता है। तो उस समय अभी अतिक्रमण में सारे छज्जे तोड़ दिए गए। आपस में बैठ के निकालते हैं। अब जो स्मार्ट सिटी का काम होना है वो तेजी के साथ होना है और दुकानें बंद करके ही उसका समाधान निकल रहा है। तो इसलिए सभी व्यापारी भाइयों को यहाँ बुलाया गया था, व्यापारी नेताओं को यहाँ बुलाया गया था। उनसे अनुरोध किया गया है कि 10-10 दुकानें जो है आप बंद करके 4 दिन का जो है स्मार्ट सिटी वालों ने कहा, हमने उनको 6 दिन का समय दिया है। 6 दिन में वो काम उस
जितनी 10 दुकानें बंद होगी उनका काम कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जो काम होगा तो स्मार्ट सिटी का काम भी तेजी के साथ बढ़ेगा और जो पलटन बाजार के सारे दुकानदार हैं वो एक साथ प्रभावित नहीं होंगे। 2-2, 4-4, 5-5 दिन का नुकसान जरूर होगा, लेकिन जो है टाइम बाउंड, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, स्मार्ट सिटी के काम टाइम बाउंड पे जो है कंप्लीट होने चाहिए। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद मंगलवार से उत्तराखंड में सभी शिक्षा संस्थानों को और कॉलेजों को खोल दिया गया है। लंबे समय के बाद कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। कॉलेज में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया गया और कॉलेज आने वाले छात्रों को सैनिटाइज करने के बाद ही कॉलेज में प्रवेश करने दिया गया। बिना मास्क के किसी भी छात्र छात्रा को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। पढ़ाई छुट्टी थी, महाविद्यालय द्वारा टीचरों द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई उनकी जारी थी। ऐसा कोई नहीं कि बच्चों का कोर्स छूट गया है। थोड़ा बहुत ये जिन बच्चों ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए थे अब उनको कवर करा जाएगा, बच्चों को स्पेशल कक्षाएं चलाई जाएगी उनकी। तो हमारे कॉलेज का ये है, अभी तक कोई ऑनलाइन ऐसे बच्चों की पढ़ाई छुट्टी नहीं है। देखिए माहौल से हमारे गेट पे सैनिटाइजिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है और सबके मास्क वगैरह चेकिंग हो रहे हैं। तो कॉलेज की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल वो कवर हो पाएगी। बच्चों के असाइनमेंट द्वारा बच्चों को वर्क दिया जा रहा था, होमवर्क दिया जा रहा था, असाइनमेंट जमा करे जा रहे थे उनके ऑनलाइन ही। तो पढ़ाई में ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। जो हमारी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो हमारा दिशा निर्देश है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं और उम्मीद है कि विद्यार्थी भी अपने उसी के साथ जब चलेंगे तो वो लोग अपना वो काम पूरा कर पाएंगे और उन्हें जो है किसी भी तरीके की ऐसी समस्या नहीं आएगी जो उन्हें परीक्षाओं में या कोर्स को लेकर हो। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोगों ने कई दौर की मीटिंगें की। हमारे जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर्स हैं, जो हमारे मुख्य नेता हैं और डीन हैं फैकल्टी के, उन सबके संग करीब 2-3 दौर के हम लोगों ने वार्ता करी। उसके बाद सारी वो व्यवस्थाएं लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को बिना मास्क के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। प्रदेश में मंगलवार से डिग्री कॉलेज भी खुल गए हैं। कॉलेज को कोरोना से संबंधित सरकारी और एडवाइजरी और शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करना अनिवार्य है। ऐसे में हरिद्वार देहात क्षेत्र के डिग्री कॉलेज में पहले दिन छात्र छात्राओं की संख्या कम रही। कॉलेज प्रबंधक द्वारा भी सरकार की तमाम एडवाइजरी का पालन किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी भी छात्र को टीचर आदि का कॉलेज में प्रवेश नहीं है। लक्सर में गर्ग डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर दुर्गेश पुंडीर का कहना है कि उनके कॉलेज में पूरा स्टाफ और तमाम छात्र छात्राओं कोरोना गाइडलाइन का पूरी ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। वहीं छात्रों का ये भी कहना है कि वे खुद भी कोरोना को लेकर गंभीर हैं और सरकार एडवाइजरी का पालन कर अपनी पढ़ाई करने में जुट गए हैं। ये तो अभी देखा जा रहा है कि मरीज कम हो रहे हैं और जैसे ऑफलाइन अभी चालू हो गई है, इसलिए हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए और सभी को मास्क लगाना चाहिए और सैनिटाइजर करके रहना चाहिए। सितारागंज में 26वें दिन भी पालिका अध्यक्ष हरिचंद दुबे और सभासदों के साथ ठेकेदार का धरना प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान सभासदों और ठेकेदारों ने विरोध रैली में निकली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने कहा है कि 26 दिन से आंदोलन चल रहा है और प्रशासन मूक दर्शक बन तमाशा देख रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन सत्ताधारी प्रतिनिधि के इशारे पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा है कि वे ऐसे जनप्रतिनिधि और अधिकारियों को नहीं बख्शेंगे। राजधानी देहरादून में गैस रिफिल का कार्य बड़ी ही तादाद में किया जाता है, जिसको लेकर जिला पूर्ति अधिकारी सतर्क होते नजर आ रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी जसवंत सिंह कंडारी ने बताया है कि उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि देहरादून क्षेत्र में अवैध रिफिल का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग टीम बनाकर कार्रवाई की और आगे की लगातार कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य आंदोलनकारी दीपक बाली ने फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण में देर को लेकर सरकार और संस्थान विधायक पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि ओवरब्रिज तय सीमा से नहीं बना तो संबंधित विभाग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी रही है। आप नेता ने कहा है कि स्थानीय विधायक के मीडिया के छपे बयानों से संज्ञान में आया है कि अब रेलवे द्वारा फ्लाई ओवर ब्रिज के निर्माण में नया अड़ंगा डाल दिया गया है, जबकि फ्लाई ओवर ब्रिज निर्माण की समय सीमा माननीय हाई कोर्ट ने तय की थी। उन्होंने कहा है कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते जहां स्थानीय दुकानदारों को परेशानी हो रही है तो वहीं पूरे शहर भी इसका असर पड़ रहा है।
हरिद्वार में आरएल फाउंडेशन से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर अपने लक्ष्य को मीडिया के सामने साझा किया। सिडकुल स्थित डेमो स्कूल के पास अपने संस्थान में आरएल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर पंकज शिलाडिये ने बताया है कि वो देश के 5 शहर अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हरिद्वार में इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एकत्रित करके इंटीग्रेट बेस्ट सैनिटाइज फैक्ट्री मार्केट की स्थापना करेंगे। इस परियोजना हेतु 30 जगहों पर 50 साल की अवधि के लिए लीज पर भूमि अधिग्रहण कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया जारी है। पंकज शिलेडा ने कहा है कि बताया कि फिलहाल उन्होंने संस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम कर रहे हैं। अपने फाउंडेशन द्वारा संचालित होने वाले हॉस्पिटल की 5 साल की समय सीमा तय की है। अब तक उनका ये काम शुरू भी हो गया है लेकिन कोरोना काल हो जाने के कारण इस काम में थोड़ा विलंब हो गया है। हॉस्पिटल निर्माण का उनका केवल यही उद्देश्य है कि अंतिम छोर पर खड़े गरीब व्यक्ति को बेहतर इलाज मिल सके। काशीपुर कंपनी के कार्य समय में श्रमिक एवं संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि बाड़पुर थाना जिला में बिजनौर निवासी दीपक कुमार शुक्ला बाजपुर रोड स्थित काशी विश्वनाथ सरिया फैक्ट्री में कार्यरत था। रोज की तरह मैं सोमवार को भी ड्यूटी पर गया हुआ था कि शाम करीब 4 बजे उसकी फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही परिजनों ने कोहराम मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस के मृतक शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ।